आप सुन रहे हैं चकिया की डायन की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। चकिया की डायन एपिसोड 3। मदद की तलाश में अभिमन्यु उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा, जहां रात में क्या दिन में लोग जाने से घबराते थे। वहीं उसका पाला एक रहस्यमयी औरत से पड़ा। वो उस औरत के पास पहुंचा ही था कि उसे एक चीख सुनाई दी। वो उस दिशा में भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और जब वो वापस उस औरत के पास आया तो वो भी गायब थी। वहां बस एक लाल दुपट्टा पड़ा था। अभिमन्यु हैरान सा टैक्सी के पास गया तो ड्राइवर बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद ड्राइवर ने बताया कि उसने एक साए को देखा था। तभी वहां गांव के सरपंच आ पहुंचे और जब अभिमन्यु ने उनसे यहाँ फैले हुए खौफ का कारण पूछा तो उन्होंने बात को टाल दिया। अभिमन्यु को साथ आने को बोल सरपंच अपनी मोपेड की तरफ बढ़ चले। फिलहाल अभिमन्यु ने सरपंच के साथ जाना ही ठीक समझा। उसने ड्राइवर को एक भरोसे के साथ वहीं वेट करने को कहा। बेहद डरा हुआ ड्राइवर गाड़ी को पूरे तरीके से लॉक करके अंदर ही बैठ गया। अभिमन्यु ने उसे ढांढस बंधाया और अपना बैग उठाकर सरपंच के पीछे चल दिया। मोपेड चकिया गांव के बीच से होते हुए एक तरफ बढ़ चली। पूरे गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कुछ एक घरों में रोशनी दिख रही थी, बाकी सारा गांव अंधेरे में था। अभिमन्यु की नजर पूरे गांव को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने नोटिस किया कि ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि गांव में लगभग 40 से 50 घर ही थे और उनमें रहने वाले परिवारों के हिसाब से गांव की आबादी अधिक नहीं थी। गांव में सरपंच की ही चलती थी और एक लंबे समय से चकिया गांव के यही सरपंच बनते आए थे। कुछ ही देर में मोपेड एक अच्छे खासे बड़े से घर के आगे रुकी, जिसमें एक कमरे से रोशनी आ रही थी। सरपंच और अभिमन्यु मोपेड से उतरे और घर की तरफ बढ़ चले। अभिमन्यु ने घर देखकर थोड़ी राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, चलो थैंक गॉड, इस गांव में कम से कम एक घर तो है ढंग का। सरपंच अभिमन्यु का मन पढ़ते हुए बोले, चिंता ना करो इंस्पेक्टर साहब, अच्छी जगह रुकने की व्यवस्था की है आपकी। यहाँ मास्टर नीची रहती है। आपका गेस्ट रूम बगल वाला है, आइए। सरपंच जैसे ही उस घर के बड़े से लोहे के गेट के पास आकर रुके, अचानक बिजली चली गई और हर तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। अभिमन्यु उनके पीछे था। सरपंच ने दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई, मास्टरनी जी, ओ मास्टरनी जी। अगले ही पल अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ रही हूँ। वो औरत बड़बड़ाते हुए बाहर आई और बोली, क्या मुसीबत है, ये लाइट को अभी जाना था। वो किसी तरह लोहे के गेट की तरफ बढ़ी। इधर मास्टरनी जी के आने की आहट पाकर सरपंच ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वो गेट खुला और इससे पहले कि मास्टरनी की शक्ल दिखती, उसने अपने चेहरे के सामने अपने हाथ कर लिए, जिससे उसका चेहरा ढक गया। वो बोली, सरपंच जी ये टॉर्च बंद कर लीजिए, नहीं तो कीड़े आ जाएंगे, बड़ा परेशान करते हैं। अभिमन्यु के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो वो चौंक गया और फौरन मास्टरनी की तरफ पलटा।
लेकिन तब तक सरपंच ने टॉर्च बंद कर ली थी। इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जाने क्यों मास्टरनी की आवाज ने अभिमन्यु के मन में एक खलबली सी मचा दी, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि अभिमन्यु का उस आवाज से, उस औरत से कोई पुराना नाता हो। उसे वो आवाज बड़ी ही जानी पहचानी सी लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने वो आवाज पहले कहाँ सुनी थी। तभी सरपंच बोले, मास्टरनी जी, मैं इंस्पेक्टर साहब को लेकर आया हूँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए। ये सुन मास्टरनी बोली, अच्छा वही जिनके बारे में आप बता रहे थे। अभिमन्यु अभी सोच में ही डूबा था। तभी मास्टरनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेस्ट रूम को मैंने साफ करवा दिया है, आज का खाना भी बना दिया है, कमरे में ही रखा है, लेकिन कल से सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा, ठीक है ना? अभिमन्यु की तरफ से कोई जवाब न आता देख सरपंच हंसते हुए बोले, किस सोच में डूब गए इंस्पेक्टर साहब, खाना बनाना नहीं आता क्या? अभिमन्यु ये सुन थोड़ा झेप गया और बोला, जी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू मैम इतना सब करने के लिए। अभी मास्टरनी अभिमन्यु की आवाज सुनकर चौंक गई। उसे भी लगा जैसे उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, लेकिन अंधेरे के कारण दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। अभिमन्यु बोला, वैसे ये लाइट कब तक आएगी? सरपंच हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, ये लाइट बड़ी टेढ़ी चीज है, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है सारी रात ना आए। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, इस गर्मी में फिर कैसे नींद आएगी? ये सुन मास्टरनी बोली, ज्यादा गर्मी लगे तो छत पर चारपाई पड़ी है, वहाँ आराम से ठंडी हवा में आप सो सकते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू सो मच मैम। मास्टरनी दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर चली गई। सरपंच भी विदा लेते हुए बोले, अभी इजाजत दीजिए, मैं दशरथ जी को फोन करके बता दूंगा कि आप सही सलामत पहुंच गए। अभिमन्यु बोला, सरपंच जी, वो ड्राइवर, उसकी मदद के लिए किसी को भिजवा दीजिएगा। सरपंच आश्वस्त करते हुए बोले, उसकी फिक्र आप ना करें, हम उसको सही सलामत घर पहुंचा देंगे। जिस तरह सरपंच ने ये बोला, अभिमन्यु को एक पल के लिए लगा कि जैसे सरपंच उसको कुछ कर न बैठे। अभिमन्यु अपने इस ख्याल को पीछे छोड़ते हुए गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गया। इधर सरपंच भी अपनी मोपेड पे सवार हो वहां से निकल गए। अभिमन्यु मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की से मध्यम सी चांद की रोशनी आ रही थी। अभिमन्यु उस खिड़की की तरफ बढ़ा और वहां से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे एक सुनसान सा रास्ता नजर आया और तभी अचानक उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे सामने वही बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया जो उसने कुछ समय पहले देखा था। अभिमन्यु उस पेड़ को देख मन ही मन फिर वो बात दोहराई, आखिर क्या है ये पेड़ की कहानी, और वो औरत कौन थी जिसे मैंने वहां देखा था? अभिमन्यु ने ठान लिया कि वो जल्द से जल्द इन सब सवालों के जवाब खोज के रहेगा। उसके बाद अभिमन्यु मेज पर रखी खाने की थाली पर टूट पड़ा, क्योंकि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। खाना खत्म करके वो सीधा छत पे निकल गया, क्योंकि इतनी गर्मी में कमरे में सो पाना आसान नहीं था। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। वो वहां चारपाई पर बैठा ही था
कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। कॉल उसकी माँ सरला देवी का था। अभिमन्यु कॉल रिसीव करते हुए बोला, प्रणाम अम्मा। उधर से चिंता भरी आवाज आई, अच्छे से पहुंच गए बेटा? तुमने तो एक कॉल भी नहीं किया। कब से ऐसे चिंता में बैठे थे? बोला था मुझे भी साथ लिए चलो, लेकिन तुम्हें कहाँ अपनी अम्मा की सुननी है। अभिमन्यु थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, क्या अम्मा, यहाँ कोई पिकनिक मनाने थोड़ी ना आया हूँ जो पूरे घर को साथ लेता चलूं। काम से आया हूँ और आराम से मैं पहुँच गया हूँ। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर से सरला देवी परेशान लहजे में बोली, अरे कैसे न चिंता करूं? तू एक तो अभी भी वही पुरानी बात मन में लिए बैठा है। जानता है, उसकी वजह से मेरा मन तुझ में ही लगा रहता है। ये सुनकर अभिमन्यु का मन उचट सा गया। वो झल्लाते हुए बोला, अम्मा, मैंने कितनी बार बोला है, उस 1 साल पुरानी घटना के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप क्यों बार बार वही बात खोदती रहती है? अभी रखता हूँ फोन, कल कॉल करूंगा। ये बोल अभिमन्यु ने कॉल कट कर दी। वो कुछ देर वहीं परेशान सा आसमान की तरफ देखता रहा, फिर चारपाई पर लेट गया। थका होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ घंटों बाद अभिमन्यु की अचानक नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी उसे याद आया कि पानी तो कमरे में भी नहीं है। अभी इतनी रात को मास्टरनी को जगाना उसे ठीक नहीं लगा। तभी उसकी नजर बगल वाली छत पर गई, जिस पर पड़ी एक चारपाई पर कोई चादर ताने सोया हुआ था। अभिमन्यु दबे पांव उस छत के थोड़ा करीब गया तो देखा कि चारपाई के पास पानी का एक जग और एक ग्लास रखा हुआ था। ये देख अभिमन्यु झट से दीवार लांघकर उस छत पे जा पहुंचा और वो जैसे ही जग उठाकर पानी पीने को हुआ, तब भी पीछे से अचानक उस पे एक डंडे से जोरदार वार हुआ। दर्द से अभिमन्यु की चीख निकल गई और पानी का जग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पीछे से एक औरत की चीखती हुई आवाज आई, 2-3 बार आ चुका है मेरी छत पे, इस बार नहीं छोड़ूंगी तुझे, बहुत हुआ तेरा नाटक। अभिमन्यु ने ये आवाज झट से पहचान ली, क्योंकि ये मास्टरनी जी की आवाज थी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, अरे मैं चोर नहीं हूँ, नया इंस्पेक्टर हूँ, प्लीज आप मत मारिएगा। ये सुन मास्टरनी चौंक गई और डंडा फेंकते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु दर्द से कराते हुए बोला, मैं तो बस पानी लेने आया था, आपने तो मेरी पीठ लाल कर दी। मास्टरनी थोड़ा पछतावे के भाव से बोली, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था आप हो। वो एक्चुअली यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो मैंने सोचा। बोलते बोलते वो रुक गई। उसे समझ आया कि उसने क्या बोल दिया। वो बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब आपको बंदर कहने का नहीं था, रियली सॉरी। ये सुन अभिमन्यु हंस दिया और बोला, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती है, इट्स ओके। अभी मास्टरनी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी अभिमन्यु के चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु का चेहरा देख मास्टरनी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी बोहें तन गई और चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुंच गए?
अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आप किससे बात कर रही हैं? मास्टरनी अभी गुस्से में ताना मारते हुए बोली, इतने भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु मास्टरनी के ऐसे व्यवहार को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लाइट आ गई और छत पे लटक रहा बल्ब जल उठा। बल्ब की रोशनी में पहली बार अभिमन्यु ने मास्टरनी का चेहरा देखा। गोरा रंग, नीली समंदर सी गहरी आंखें और 70s की हीरोइन हेलेन की तरह कंधे छूते हुए छोटे बाल। अक्सर फिल्मों में ऐसे खूबसूरत चेहरे को देख के हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, मगर यहाँ अभिमन्यु को जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा और वो कांपती आवाज में बोला, प्रीति, तुम? दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों के बीच? क्या अभिमन्यु और प्रीति का है कोई पुराना संबंध? तभी अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ रहती हो, मैं कभी यहाँ नहीं आता। प्रीति भी गुस्से में उबलते हुए बोली, तो अब पता चल गया ना कि यहाँ कौन रहता है। अब फौरन निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए मेरे हाथों। अभिमन्यु भी तमतमाते हुए बोला, हाँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तुम जैसी पागल के साथ भला रह ही कौन सकता है। ये बोल अभिमन्यु वहां से गेस्ट हाउस वाली छत की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से प्रीति की गुस्से में बरसती हुई आवाज आई, ए मिस्टर, सुबह तक तुम जैसे इंसान को मेरे लिए झेलना भी बहुत मुश्किल है। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से। ये सुन अभिमन्यु मुड़ा और उसने प्रीति को अंगारे बरसती आंखों से देखा, जैसे कि वो अब भी उसको नोच खाएगा, और फिर चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब मुझ जैसे इंसान को झेलना? प्रीति अभी तंज कसते हुए बोली, मतलब तुम जैसे घटिया, लालची और धोखेबाज इंसान। और सुननी है अपनी तारीफ, या इतना काफी है? ये सुन अभिमन्यु का खून खौल उठा, लेकिन कुछ सोच उसने खुद को काबू में किया और तुरंत वहां से चला गया। प्रीति उसे घूरते हुए देखती रही। आखिर क्या नाता है प्रीति और अभिमन्यु के बीच? क्यों ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? अभिमन्यु गुस्से में तुरंत अपने कमरे में आया और अपना सामान तेजी से पैक करने लगा। अभिमन्यु खींचते हुए खुद से बातें करने लगा, समझती क्या है अपने आप को? कर तो देखो। और इस पागल के साथ मिलना भी हुआ तो इस अजीब से गांव में। अपना सामान उठाकर अभिमन्यु फौरन वहां से निकल गया और सीधा टीआई दशरथ के घर जा पहुंचा। कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद दशरथ बड़बड़ाते हुए आधी नींद में बाहर आए और बोले, क्या आफत है? कौन है भाई? अभिमन्यु उन्हें सैल्यूट करते हुए बोला, सर, मैं अभिमन्यु। दशरथ उसे देख हैरानी में बोले, अरे तुम्हारे रहने का इंतजाम तो करवाया था ना मैंने, क्या हुआ? अभिमन्यु ने उनको सारी बात बता दी और फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज मुझे आपके घर में रहने दीजिए। मैं उस पागल औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। टीआई दशरथ को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु प्रीति के बारे में ऐसा बोल रहा है। वो थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सब में जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी। अभिमन्यु झट से बोला, नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए। दशरथ बोले, मास्टरनी प्रीति तो देवी का साक्षात रूप है। मैं नहीं मान सकता कि वो कहीं भी गलत हो सकती है। तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, इसीलिए उन्होंने घर से निकाल दिया तुम्हें।
अभिमन्यु हैरान होकर मन ही मन बोला, देवी का रूप माय फुट, इन्हें मैं क्या बताऊं कि वो लड़की किसी चुड़ैल से कम नहीं है। दशरथ उसे समझाते हुए बोले, देखो अभिमन्यु, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या मामला है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। अभी जाओ अपने गेस्ट हाउस में, फिर देखेंगे। ये सुन अभिमन्यु तुरंत बोला, सर प्लीज मेरी मजबूरी समझिए, ये सच है, हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है और मैं वहां रहकर इस केस पर काम नहीं कर पाऊंगा। दशरथ उसकी बात काटते हुए बोले, तुम्हें यहाँ सिर्फ केस सॉल्व करना है, रिश्तेदारी नहीं बनानी। वैसे भी पूरा दिन तुम चौकी में रहोगे और प्रीति मैडम स्कूल में, तो दिक्कत क्या है? अभिमन्यु थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अच्छा सर, कम से कम आज रात के लिए तो रुक लेने दीजिए, कल मैं कोई और जगह देख लूंगा। दशरथ उसे बाहर ले जाते हुए थोड़ा धीमे आवाज में बोले, अरे यार समझा करो, मैं खुद मजबूर हूँ, कल सुबह मेरी सास आ रही है और अगर तुम चाहते हो कि मैं घर से निकाल दिया जाऊं तो बेशक यहाँ रहो। अभिमन्यु उनकी मजबूरी समझ गया, इसलिए वो कुछ पल के लिए चुप हो गया और उस पल को कोसने लगा जब उसे चकिया गांव जाने का ऑर्डर मिला था। दशरथ अभिमन्यु को समझाते हुए बोले, बात मानो मेरी, कुछ दिन तक वहीं रहो, मैं भी प्रीति मैडम से बात करूंगा और वो अगर फिर भी नहीं मानी तो मैं पक्का दूसरी जगह तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दूंगा। अभिमन्यु ने मायूसी में हामी भरी, क्योंकि बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा उपाय नहीं था। दशरथ आगे बोले, सुनो, तुम कल सुबह जल्दी पुलिस चौकी जाकर केस के जो भी पेपर्स हैं वो पढ़ना शुरू करो, हमें जल्द से जल्द इन मर्डर्स की जड़ तक पहुंचना है। इसके बाद वो थोड़ा दबी आवाज में बोले, गांव वालों का कहना है ये आम मर्डर्स नहीं है, किसी डायन का काम है। सर, आप भी इन बेकार की बातों पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल नहीं, तभी तो तुम जैसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर को लगाया है इस केस पर। अब जाओ, मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक हवलदार को भी बुलवाया है, वो कल ही बलिया से आ जाएगा, साथ रहेगा तो तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाएगी, समझे? जी सर, अभिमन्यु बोला और सैल्यूट करके वहां से निकल गया। वो काले आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने जो उस प्रीति जैसी मनहूस लड़की से फिर पाला पड़ गया। अगली बार वो कुछ भी उल्टा सीधा बोली तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अभिमन्यु एक बार फिर प्रीति के घर की तरफ बढ़ गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। आधी रात को चकिया गांव और भी ज्यादा भूतिया लगने लगा था। अभिमन्यु अकेले ही सुनसान सड़क पे निडर होकर आगे बढ़ा जा रहा था। उसको कभी किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रहा था। अभिमन्यु प्रीति और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ रहा था। उससे कुछ किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी पैदल एक तरफ चला जा रहा था। उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वो आदमी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी रक्षा करना, उस चुट्टन के चक्कर में वापस आने में बहुत देर हो गई। बस कैसे भी आज किसी तरह सही सलामत उस डायन से बचा के जिंदा घर पहुंचा देना। तभी पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ, लेकिन जब वो मुड़ा तो पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वो भगवान का नाम जपते हुए अब तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलते ही रास्ते में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी आंखें
फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या दिखा उस रास्ते पे? क्या होने वाला है उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ? क्या इस आदमी का हश्र भी पहले इंसान जैसा होगा, या अभिमन्यु इसे बचा पाएगा? कौन है ये डायन और वो क्यों मार रही है गांव के लोगों को? क्या अभिमन्यु इस राज से पर्दा उठा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।